एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो हमने अब तक छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में मराठों की क्या कंडीशन रहती है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी के दो बेटे थे। पहले का नाम था संभाजी, दूसरे का नाम था राजाराम। ठीक है, जब छत्रपति शिवाजी की डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद में कौन राजा बनता है? संभाजी राजा बनते हैं। ठीक है, संभाजी कौन बनते हैं? छत्रपति बनते हैं, क्योंकि ये इनका टाइटल है मराठों का। जैसे दिल्ली सल्तनत में सारे के सारे राजा को हम सुल्तान बोल रहे थे, उसी तरीके से मराठे जो राजा बन रहे हैं वो छत्रपति के नाम से बन रहे हैं। क्लियर? तो मराठा जो थे उस समय पर वो मुगल कंट्रोल जो था दक्कन पर, मतलब जो मुगल थे वो दक्कन की तरफ में अटैक्स कर रहे थे। जैसे औरंगजेब हमने देखा था, तो ये वाला रीजन दक्कन वाला रीजन है, यहाँ पर मुगल एम्पायर था। तो ये जो है वो दक्कन की तरफ अटैक कर रहे थे, दक्कन को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो जो टोटल मुगल कंट्रोल है दक्कन का, यानी कि दक्कन वाले रीजन का जो टोटल कंट्रोल कर रहे थे मुगल, समझ पा रहे हो ना इस बात को? उसके एकमात्र ऑब्स्टेकल यानी कि एकमात्र बाधा ये मराठे ही थे, सिर्फ और सिर्फ यही थे जो उनसे लड़ पा रहे थे। औरंगजेब ने दक्कन में इन्वेड किया था और इसने बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत जीत ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत ही क्यों मेंशन की गई हैं? ये दो ही सल्तनत क्यों मेंशन की गई हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि दक्कन सल्तनतें 5 थीं जो कि बहामनी सल्तनत से टूटकर बनी थी। क्योंकि बाकी की जो सल्तनतें थी ना, वो सारी की सारी सल्तनतें ख़त्म हो चुकी थी, एक दूसरे में ये मिल चुकी थी। यहाँ से मैप ही गायब हो गया, चलो यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो ये हमने देखी थी 5 सल्तनतें। ठीक है, एक ये अहमदनगर थी, ये बेरार सल्तनत थी, और ये बीजापुर, ये बीदर, ये गोलकोंडा। तो इनमें से ना ये क्या कर रहे थे, आपस में सबके सब लड़ रहे थे तो एक दूसरे के एरिया को कब्जा रहे थे। तो एट द एंड एक बीजापुर की सल्तनत बचती है, एक गोलकोंडा की सल्तनत बचती है, जिनका एरिया और बड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है इनका एरिया। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को तो कब्जा लिया था फिर औरंगजेब ने। ओके, तो उसके कब्जे में दक्कन वाला एरिया तो आ चुका, वहाँ की सल्तनतें वगैरह आ चुकी। तो बीजापुर सल्तनत पर थी आदिल शाही डायनेस्टी और गोलकोंडा सल्तनत पर थी कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है, ये इंसानों के नाम नहीं है, ये डायनेस्टी के नाम है, यानी कि जो वंश यहाँ पर रूल कर रहा था उसके नाम है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो औरंगजेब ने दक्कन को कैप्चर करने के बाद में संभाजी को कैप्चर किया। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा दर्द दिया उन्हें, और बहुत ही बेरहमी से उन्हें टॉर्चर किया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि उन्हें मरवा दिया, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो संभाजी तो यहाँ पर संभाजी की तो डेथ हो गई औरंगजेब की वजह से। इसके बाद में औरंगजेब ने रायगढ़ को कैप्चर कर लिया था, जो कि मराठा की कैपिटल थी। तो लगभग औरंगजेब ने पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन वगैरह जो भी है वो सब कब्जा लिया है इसने। ठीक है, दक्कन वाला रीजन भी कब्जा लिया है। जैसे कि ये जो एरिया है, हमने देखा था कि मराठों ने या छत्रपति शिवाजी ने ये वाला रीजन, यहाँ पर साउथ वाला रीजन और ये थोड़ा सा बीच का रीजन, ये उन्होंने इतना विस्तार किया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने ये पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन, रायगढ़, पुणे वगैरह सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे कि हमने एक मुगल एम्पायर का मैप देखा था, उसमें वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई गई थी। एक सेकंड, तो ये आपको मुगल एम्पायर का मैप देखने को मिलेगा। इतना बड़ा एरिया था अकबर के कंट्रोल में, जिसको औरंगजेब ने साउथ की तरफ बढ़ाया था। तो आप देख पा रहे होगे ये पुणे वगैरह सब कुछ जो है, मराठा, गोलकोंडा, बीजापुर, सब कुछ औरंगजेब ने अपने कंट्रोल में ले लिया है ना। दक्कन तक उसने अपना विस्तार कर लिया है। लेकिन ये जो साउथ इंडिया वाली जगह है, यहीं पर ही मराठे पीछे हट गए थे और इसी चीज़ का उन्हें फ़ायदा मिला था। ठीक है, तो संभाजी की डेथ हो गई है, तो संभाजी के बाद अब छत्रपति बनेंगे राजाराम, जो कि शिवाजी के दूसरे बेटे थे। ठीक है, तो ये छत्रपति बनते हैं और ये जिंजी चले जाते हैं। फ्लैड का मतलब भागना नहीं है, डर के मारे नहीं भागे, ये अपनी सुरक्षा के लिए गए हैं जिंजी में, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है। यहाँ पर हमने इसका मैप देखा भी था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिंजी। ठीक है, ये वाली लोकेशन है, तो यहीं पर ये आ गए थे। क्लियर? तो फिर क्या होता है, मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था वो साउथ इंडिया तक चला जाता है, जो कि दक्कन में चल रहा था, है ना, वो साउथ इंडिया तक अब फैल गया, क्योंकि राजाराम जिंजी आ चुके हैं। अब ये यहीं से ही साउथ इंडिया से ही लड़ाई कर रहे हैं। मराठास जो थे
इन्होंने डट कर, स्टॉन्चली यानी कि होता है डट कर या मजबूती से, अपने फोर्ट्रेसेस यानी कि अपने किलों की सुरक्षा की थी, ठीक है। और इनका जो है वो पलड़ा भारी रहता है, अपर हैंड में रहते हैं ये, मतलब मुगल्स पर ये भारी पड़ते हैं बैटल्स में भी और स्किरमिशेस में भी। स्किरमिशेस मतलब जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी झड़पें जो हो जाती हैं सेनाओं के बीच में, तो युद्धों में, स्किरमिशेस सब में ही मराठों का पलड़ा भारी रहता है, ठीक है, साउथ की तरफ। तो औरंगज़ेब जो है वो दक्कन को लीव ही नहीं कर पाता, मतलब वो दक्कन में ही लड़ता रहता है अपनी लाइफ के 25 सालों तक। मराठों को वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाता, क्योंकि औरंगज़ेब ये चाहता था कि अब वो मराठों को ख़त्म करके ही दम लेगा, जो कि वो कर ही नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर, ठीक है। तो वो मराठों को सबड्यू किए बिना ही मर जाता है। सबड्यू मतलब कि पूरी तरीके से दबा देना, पूरी तरीके से हरा देना, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये मराठे जो थे ये मुगल्स के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में इमर्ज होते हैं। कंटेंडर यानी कि ऐसे लोग जो मुकाबला करने की कैपेबिलिटी रखते हों, है ना, मतलब कि सामने वाले के कौन हो, राइवल हो, वो उनके दुश्मन हो या उनसे लड़ाई करने के काबिल हो, वो चीज़ होती है कंटेंडर। तो ये मराठे मुगलों के एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद में मराठे जो थे ये अब डिफेंसिव नहीं रह जाते हैं, मतलब ये सिर्फ अब खुद को बचा नहीं रहे हैं, अब ये अटैक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। मराठास को अब लीड करेंगी ताराबाई। ये ताराबाई कहाँ से आ गई भाई, ये राजा राम की क्वीन थी, यानी कि राजा राम की वाइफ थी। मतलब ये अचानक से कैसे आ गई यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले हमने देखे थे शाहजी, है ना, शाहजी और जीजाबाई के बेटे कौन थे, छत्रपति शिवाजी थे। क्लियर हुआ ना, ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो इनका नाम था शिवाजी, इनके बेटे का नाम। शिवाजी के 2 बेटे थे, एक थे संभाजी और एक थे राजा राम, ठीक है। संभाजी को औरंगज़ेब ने पकड़ लिया था, मार दिया था, है ना। और राजा राम जो थे ये कहाँ चले गए थे, ये जिंजी चले गए थे और वहीं से ही लड़ाई कर रहे थे। लेकिन इनको हो जाती है कुछ बीमारी, और बीमारी की वजह से हो जाती है इनकी भी डेथ। अब जब डेथ हो जाती है तो अब कोई शिवाजी के दोनों बेटे तो मर चुके हैं, तो कोई लीगल सक्सेसर तो है नहीं, और इनका जो बेटा है वो अभी काफ़ी छोटा है, तो वो भी राजा नहीं बन सकता। इसीलिए इनकी जो वाइफ थी ताराबाई, ये लीड करती हैं मराठों को, अब ये लड़ाई में उतरती हैं, ठीक है। तो ये राजा राम की क्वीन थी, समझ में आ गया ना। तो इन्होंने क्या किया, मुगल की जो भी टेरिटरीज थी उनमें लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर इन्होंने अटैक्स किए, काफ़ी सारे इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े पार्ट्स को इन्होंने मराठा एम्पायर में मिलाया, काफ़ी एरियाज़ को इन्होंने जीता था। क्लियर। तो ये हुआ था छत्रपति शिवाजी की डेथ के बाद में मराठों के साथ में, ठीक है। उनके 2 बेटे रह गए थे, जिनको औरंगज़ेब क्या करता है, संभाजी को तो मार देता है और सारा का सारा रायगढ़ वगैरह वाला एरिया, मराठों का महाराष्ट्र वाला एरिया वो कब्जा लेता है। लेकिन साउथ इंडिया में वो मतलब लड़ता ही रहता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में राजा राम भी मर जाते हैं। तो राजा राम की वाइफ जो ताराबाई थी वो अब मराठों को लीड कर रही थी, ठीक है। अब ये रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के लार्ज पार्ट्स पर कंट्रोल करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस दौरान मराठा जो थे ये खुद एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो मराठों का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो रहा था। कैसा स्ट्रक्चर था, छत्रपति शिवाजी के समय पर तो ये सेंट्रलाइज्ड स्टेट हुआ करता था और ये हो जाता है एक मोर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बाद में जाकर। सेंट्रलाइज्ड स्टेट यानी कि सारी की सारी जो पावर होगी वो एक इंसान के हाथ में होगी, जो कि मेनली राजा होता था, ठीक है। यहाँ पर हैं कौन, छत्रपति शिवाजी, जो कि उनके समय पर सारी की सारी पावर छत्रपति शिवाजी के हाथ में थी। लेकिन बाद में ये जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इनका, उसमें डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर आ रहा है। मतलब कि अब जो पावर होगी वो अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर बट जाएगी। छोटे छोटे जो सरदार हैं जिन्हें हम चीफ्स भी बोलते हैं, इनके हाथ में पावर आने लगेगी, ठीक है। तो जो नॉमिनली जो सिस्टम इनका रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, मतलब नाम मात्र के लिए अभी भी सेंटर में कौन है, छत्रपति है, ठीक है। मतलब नाम के लिए मेन कौन रूल कर रहा है, छत्रपति रूल कर रहा है। लेकिन असली पावर किसके पास में है, चीफ्स के पास में, सरदारों के पास में। जो अलग अलग सरदार थे ये इनके पास में ज़्यादा पावर थी। और इन चीफ्स में एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिसका नाम था पेशवा। ये पेशवा क्या है, ये पेशवा एक पोस्ट का नाम था, पर्शियन टर्म है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर को फारसी भाषा में क्या बोला जाता है, पेशवा बोला जाता है। तो
ये जो पेशवा है इनके पास में ज़्यादा पावर आ जाती है, ग्रेट इन्फ्लुएंस हो जाता है इनका, ठीक है। इसके पेशवा के अलावा भी और भी कई सारे अलग अलग सरदार थे, जैसे कि होलकर, सिंधिया वगैरह, बहुत सारे उभर कर आए थे जिनके पास में अलग अलग पावर्स आ रही थी। लेकिन पर्टिकुलरली पेशवा की बात करें तो इनके पास में काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, इवन ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ। छत्रपति के ऊपर भी इनका इन्फ्लुएंस बनने लगता है ना। मतलब नाम मात्र के लिए छत्रपति है, लेकिन असली रूल जो कर रहे हैं, जो टेरिटरी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो ये पेशवा कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना। अब पेशवाओं में भी पर्टिकुलरली पेशवा बाजीराव वन और इनके बेटे नाना साहेब पेशवा, ये नाम आपको याद रखना है। नाना साहेब पेशवा किसके बेटे थे? पेशवा बाजीराव वन के बेटे थे, ठीक है। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी कि इन दोनों ने ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मराठों के पैन इंडिया एक्सपेंशन का। पैन इंडिया यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के लेवल पर जो मराठों का एक्सपेंशन किया था, उनमें इन दोनों की बहुत ही बड़ा रोल था इनका, ठीक है ना। तो मराठों ने इंडिया के काफ़ी बड़े हिस्सों पर कब्जा किया था और उनको अच्छे से रूल भी किया था, अच्छे से वहाँ पर शासन भी चलाया था, ठीक है। लेकिन रीजनल चीफ जो थे, अलग अलग चीफ जो थे, जैसे कि होलकर, सिंधिया, पेशवा, ये अलग अलग चीफ्स थे, अलग अलग ग्रुप्स के नाम थे। इनको ज़्यादा पावर मिल रही थी, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल रही थी। ऑटोनॉमी मतलब अपने फैसले खुद लेने की इनको आज़ादी मिल रही थी। अब जैसे पहले ये पूरा का पूरा छत्रपति के अंडर में आता था, ठीक है, एक ही राजा के हाथ में सारे फैसले लेने की पावर थी, ठीक है। लेकिन अब जो अलग अलग चीफ्स के पास में पावर आ रही हैं, तो ये अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं, इनको इस राजा पर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो वही चीज़ें इनको ऑटोनॉमी मिलने लगी। अब ऑटोनॉमी मिलने लगी तो इससे क्या होने लगा, इससे कभी कभी जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट होने लगा और अब्यूज़ होने लगा। इनडिसिप्लिन मतलब कि जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको ना मानना, जिसे हम अनुशासनहीनता बोलते हैं। मतलब जो शिवाजी महाराज ने जो भी वैल्यूज़ बनाई थी, जो रूल्स वगैरह बनाए थे, जैसे किसी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है, आम जनता के बारे में ये सोचते थे, इन चीज़ का पालन नहीं हो रहा था। ये जो रीजनल चीफ्स थे इनका पालन नहीं कर रहे थे, ठीक है। अपनी मर्जी से वो फैसले ले रहे थे। वही चीज़ें इनडिसिप्लिन और अब्यूज़ कर रहे थे, मतलब कि जो आम लोग हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। ये रीजनल चीफ्स अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये सब हो रहा था। और ये स्टार्क कंट्रास्ट में थे छत्रपति शिवाजी की वैल्यू के। स्टार्क कंट्रास्ट यानी कि बिल्कुल उल्टा। छत्रपति शिवाजी की वैल्यूज़ क्या थी कि ये आम लोगों के बारे में, विमेन के बारे में, और जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनके बारे में, जो प्रजा है इनकी उसकी सुरक्षा के बारे में, इन सब पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये लोग जो है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ये बिल्कुल इसके उल्टा कर रहे थे। ये चीज़ देखने को मिलती है बाद में जाकर, ठीक है। इस चीज़ का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो मराठों की 10 ईयर कैंपेन चली थी बंगाल में, मतलब 10 सालों तक ये जो है वो बंगाल पर आक्रमण करते रहे, यानी अटैक करते रहे, ठीक है। तो इन 10 सालों में क्या हुआ, जो कॉमन पीपल हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी की गई, निर्दयता की गई, है ना। उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से व्यवहार किया गया और डिवास्टेशन किया गया, बहुत सारी चीज़ें नष्ट की गई, भारी तबाही हुई कॉमन लोगों की। तो ये इस कैंपेन में देखने को मिलता है, जो हमने अभी अपनी यहाँ पर बात कही थी उसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा ये आपको एक पेंटिंग देखने को मिलेगी। छत्रपति शाहू महाराज जो हैं, संभाजी के बेटे जो थे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आ गए, संभाजी के बेटे कौन है? शाहू महाराज हैं। ये राइट में बैठे हुए हैं और इनके हाथ में एक फैल्कन है, यानी कि ये आपको बाज देखने को मिलेगा। फोटो थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बाज, ठीक है। तो शाहू महाराज हो गए और ये नाना साहेब पेशवा से यहाँ पर काउंसिल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये नाना साहेब पेशवा बैठे हुए हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं, इधर शाहू जी महाराज बैठे हुए हैं, ये वाले, ठीक है। तो अब वापस से मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ। शाहजी, ठीक है, शाहजी किसके फादर थे? ये थे छत्रपति शिवाजी के फादर, ठीक है। शिवाजी के कितने बेटे थे? 2 बेटे। रिकॉल करते चलो तुरंत के तुरंत। एक तो थे संभाजी, जो कि सबसे पहले छत्रपति बनेंगे शिवाजी के बाद, और एक थे राजा राम, ठीक है। संभाजी को औरंगजेब मार देता है, राजा राम जो हैं वो साउथ की तरफ चले जाते हैं, जिंजी में चले जाते हैं, जिंजी किले में, और इनकी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। फिर इनकी वाइफ जो है ताराबाई, ये मराठों को लीड करती हैं, ये युद्ध वगैरह करती हैं, ये हमने देख लिया था। और अब यहाँ पर संभाजी के बेटे का और मेंशन किया गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शाहू महाराज, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो शाहू महाराज, ठीक है, ये इनके बेटे का नाम हो गया। ये आप बना सकते हो इसी तरीके से।
चले फिर आगे। तो यहाँ पर अब नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की बात हो रही है मराठों की। जो नॉर्थ की तरफ इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था, विस्तार किया था, तो मराठों ने ब्रीफली यानी कि कुछ समय के लिए लाहौर, अटक और पेशावर, जो कि तीनों के तीनों मॉडर्न डे पाकिस्तान में पड़ते हैं, यहाँ तक इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया था। ठीक है, ये आपको मराठा एम्पायर देखने को मिलेगा ऑरेंज कलर में। और यहाँ पर जो है वो राजपूत देखने को मिलेंगे। राजपूत पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस रहता है। टैक्स वगैरह ये लोग लेते हैं, मराठे जो थे इनसे टैक्स वगैरह लेने का काम करते हैं। तो बाकी का ये पूरा का पूरा इनका आपको एरिया देखने को मिलेगा मराठों का। ठीक है, अब ये जो है ये पाकिस्तान तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान का यहाँ पर आपको यहाँ पर लाहौर देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया लाहौर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये अटक आपको देखने को मिलेगा और ये पेशावर। तो इन तीनों एरियाज़ पर मराठों का कंट्रोल हो गया था, नॉर्थ की तरफ ये अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। ठीक है, अब इनके नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की वजह से ना एक इंसान था अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ, वो देख रहा था कि ये नॉर्थ की तरफ अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, तो उसने भारत पर अटैक किया। तो इनकी लड़ाई होती है अफ़गान्स के साथ में। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान में जो इंसान बैठा था ना, वही उसी के साथ में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। तो ये आपको इंडिया देखने को मिलेगा, इंडिया की बाउंड्री इधर हो गई, यह पाकिस्तान है और ये है इधर अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसी अफ़गानिस्तान से आया था एक इंसान, उसका नाम अगर मैं बताऊं तो अहमद शाह अब्दाली नाम है। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया नहीं गया है बुक में, तो वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अहमद शाह अब्दाली या इसे अहमद शाह दुर्रानी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये अटैक करता है भारत पर। तो पानीपत में होता है युद्ध। अब होगा तीसरा पानीपत का युद्ध। ठीक है, पहला हुआ था 1526 में, जब बाबर समरकंद या उज़्बेकिस्तान से आया था और इब्राहिम लोदी को हराकर उसने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया था और मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया था। राइट, फिर 1556 में होता है पानीपत का दूसरा बैटल और यहाँ पर अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें हेमू हार जाता है, अकबर जीत जाता है। अब तीसरा बैटल हो रहा है 1761 में, यह काफ़ी बाद में जाकर हुआ है। ठीक है, तो आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। तीसरा बैटल किस किस के बीच में हो रहा है? अफगान वर्सेस मराठे। ठीक है, तो अफगानों के साथ में इनकी लड़ाई होती है और इस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में, इनको मराठों को डिज़ास्ट्रस डिफीट का सामना करना पड़ता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तबाही भरी, बहुत ही ज़्यादा विनाश भरी इनकी हार होती है, इनका बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हार गए, तो इनका नॉर्थ इंडिया की तरफ जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो नॉर्थ इंडिया इनके हाथ से निकल चुका है, मराठों के हाथ से। लेकिन इस हार के बाद भी ये पेशवा माधवराव वन के अंडर, उनके टाइम के दौरान ये दोबारा से रिकवर करते हैं, मतलब दोबारा से पावरफुल होते हैं जो मराठे थे। ठीक है, उसके बाद में फिर एक महादजी शिंदे जो थे, इनको महादजी सिंधिया भी बोला जाता है, इनकी लीडरशिप में इन्होंने दिल्ली को दोबारा से कैप्चर कर लिया 1771 में। ये डेट आपको याद रखनी है। अब रिकैप्चर कर रहे हैं, मतलब दिल्ली इन्होंने पहले कैप्चर भी तो की होगी, तभी तो रिकैप्चर करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो दिल्ली आपको यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर, तो इसको इन्होंने कैप्चर किया था मराठों ने लगभग 1757 में। ठीक है, कैप्चर इन द सेंस ये यहाँ से डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, इनका जो प्रभाव था, जो इफेक्ट था, वो दिल्ली पर बहुत ज़्यादा होने लगा। मतलब जो मुग़ल बादशाह बनेगा वो कौन बनेगा, किसको बनाया जाएगा, उस चीज़ का डिसीजन लेंगे मराठे। मतलब मुग़ल बादशाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का राजा रह गया है, लेकिन असली ताकत मराठों के हाथ में आ गई थी 1757 में। ठीक है, तो मराठों ने यहाँ दिल्ली से मुग़ल बादशाह को इसीलिए नहीं हटाया, उसे नाम मात्र के लिए इसीलिए रहने दिया क्योंकि लगभग पिछले 200 सालों से मुग़ल सम्राट को भारत का एक वैध शासक माना जाता रहा है, एक लीगल रूलर माना जाता रहा है कि हाँ, भारत का अगर कोई रूलर है तो मुग़ल बादशाह है। इसीलिए अगर वो डायरेक्ट मुग़ल बादशाह को हटा देते कि मुग़ल एम्पायर ख़त्म, अब हम मराठे यहाँ पर रूल करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका विद्रोह कर सकते थे, उनके खिलाफ़ हो सकते थे। कई सारे नवाब जो मुस्लिम रूलर थे वो मराठों के खिलाफ़ हो सकते थे, युद्ध हो सकता था काफ़ी बड़ा। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, मराठों ने दिल्ली में मुग़ल सम्राट को भी बैठे रहने दिया नाम मात्र के लिए। अब
मराठे जो चाहेंगे वो फैसला ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सम्राट बैठा हुआ है, मुगल एम्परर जो बैठा हुआ है, वो उन्हीं की मर्जी से बैठा हुआ है। तो मराठों को जो चाहें वो फैसला लेने में आसानी होगी और ये मुगल एम्परर कुछ नहीं कर पाएगा, ये हाँ में हाँ मिलाएगा, तो वो आसानी से कोई भी फैसला ले पाएंगे, है ना। और वो लोगों को ये भी दिखा पाएंगे कि मुगल एम्परर हमारे समर्थन में है, वो हमारे साथ है, तो आप लोग भी हमारा साथ दे सकते हो। तो ऐसे करके कोई भी ज़्यादा मराठों का विरोध नहीं करेगा। इसी वजह से उन्होंने मुगल एम्परर को यहाँ से हटाया नहीं, नाम मात्र के लिए रहने दिया। तो ये थी 1757 की कहानी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है। कब? 1761 में, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद मराठों की जो नॉर्थ की जो शक्ति थी, नॉर्थ की तरफ जो इन्होंने एक्सपेंशन किया था, वो कम हो जाता है। तो ये वापस से इसी वाले एरिया में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर कुछ रूलर आते हैं और उन लोगों की लीडरशिप में ये दोबारा से दिल्ली को जो है उसको रिकैप्चर करते हैं। अब रिकैप्चर का भी मतलब यहाँ पर वही है कि दोबारा से दिल्ली पर अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव ये जमाने लगते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या किया, दोबारा से आकर मुगल सम्राट को दिल्ली पर बैठाया। क्योंकि 1761 में जब ये हार गए थे और 1771 में जब इन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया, तो इस बीच के जो 10 साल थे ना, इस बीच में दिल्ली बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल रहता है। मतलब यहाँ पर कोई भी पावरफुल राजा राज ही नहीं कर पा रहा, ना मुगल सम्राट यहाँ पर बैठ पा रहा है, ना कोई और बैठ पा रहा है, क्योंकि आपस में ही काफ़ी सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये साल बहुत ज़्यादा बेकार गए दिल्ली के। लेकिन फिर जब 1771 में मराठों ने दिल्ली को रिकैप्चर किया, तो वापस से दिल्ली में मुगल सम्राट को बिठा दिया और अगेन वो मुगल सम्राट मराठों की मर्जी से ही बैठेगा। मतलब अब मराठे जो भी फैसला लेंगे वो मुगल सम्राट को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माधवराव वन के नेतृत्व में तो इन्होंने अपनी पावर बढ़ाई मराठों ने, और महदजी सिंधिया की लीडरशिप में ये दोबारा से दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। और दिल्ली इनके कंट्रोल में तब तक रहता है जब तक ब्रिटिश इसको अगले 3 डिकेड्स में कैप्चर नहीं कर लेते, ठीक है। 3 डिकेड का मतलब यहाँ पे क्या है, डिकेड होता है 10 सालों का टाइम, तो 3 डिकेड की बात हो रही है, यानी कि 30 सालों की बात हो रही है। तो अगले 30 सालों में यानी कि लगभग 1800 में ब्रिटिश दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन तब तक ये मराठों के कब्जे में ही रहती है दिल्ली। समझ गए ना पूरी की पूरी कहानी क्या चल रही है यहाँ पर, बैकग्राउंड वगैरह सब मैंने समझा दिया है। तो फिर 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में, लेटर हाफ का मतलब क्या है, पहले हाफ का मतलब समझो। 18th सेंचुरी का मतलब है 1700 से 1800 का समय, ठीक है। और हाफ का मतलब क्या है, लगभग 1750 से मतलब 1700 से लेकर, एक तो 1750 का टाइम हो गया, पहला हाफ हो गया ये, ठीक है। दूसरा हाफ 1750 से 1800, ये सेकंड हाफ हो गया। इसी की बात हो रही है, जो लेटर हाफ है वो यही सेकंड हाफ है। मतलब 1750 से 1800 का जो टाइम है उसमें क्या होता है, जो चीफ राइवल्स रहते हैं ब्रिटिश के भारत में, वो मराठा ही थे। मतलब मेन जो ब्रिटिश से लड़ सकते थे वो अकेले मराठे ही बचे थे, और कोई इतनी पावरफुल शक्ति नहीं बची थी, क्योंकि मुगल एम्पायर भी कमज़ोर हो चुका था और कोई इतना पावरफुल राजा था नहीं, सिर्फ और सिर्फ मराठे थे जो इनसे लड़ रहे थे। तो मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में होती हैं 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। एंग्लो मतलब अंग्रेज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 वॉर्स होती हैं, 3 युद्ध होते हैं। कब से कब तक लड़े गए थे, 1775 से 1818 तक लड़े गए थे तीनों के तीनों युद्ध। ये तीनों का टाइम है, ठीक है। मतलब अलग अलग युद्ध का आपको टाइम नहीं याद रखना है। जैसे पहला युद्ध हुआ 1775 से 1782, फिर दूसरा 1803 से 1805, तीसरा 1817 से 1818, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। 3 युद्ध होते हैं इस बीच में, बस ये याद रखना, क्योंकि बुक में इतना ही मेंशन है। तो मराठों के अंदर में क्या हो रहा था, इंटरनल डिसयूनिटी चल रही थी। मतलब ये आपस में लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष चल रहे थे। जैसे कि हमने हर साम्राज्य में देखा है ना, पहले तो साम्राज्य अपनी पीक पर पहुंचता है, फिर उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलने लगते हैं, गद्दी के लिए लड़ाइयाँ वगैरह चलने लगती हैं। तो इसी वजह से वो साम्राज्य डाउनवर्ड चला जाता है, डिक्लाइन होने लगता है। वही चीज़ मराठों में भी हो रही थी, इंटरनल डिसयूनिटी हो रही थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो एक तो इसकी वजह से, और ब्रिटिशर्स की सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ की वजह से वो मराठा पावर को एंड करने में सक्सीड हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका ये ब्रिटिशर्स चलाते थे।
मतलब इनके पास में ट्रेंड सेना थी, मॉडर्न तोप खाने वगैरह थे, टेक्नोलॉजी में भी ये आगे थे। तो इस सब की वजह से क्या होता है, ये मराठों को ख़त्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को मराठों से ज़्यादा लिया था देन द मुगल्स, ठीक है, या किसी अदर पावर से। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स ने मुगल्स से भारत को अपने कंट्रोल में लिया था, लेकिन भाई मुगल एम्पायर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था उस समय तक, ज़्यादा बड़ा एम्पायर नहीं बचा था। ज़्यादा बड़ी पावर थी मराठे, सबसे ज़्यादा पार्ट भारत का इन्हीं के हाथों में था। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया का पार्ट लिया ब्रिटिशर्स ने वो मराठों से ही लेते हैं ये, ठीक है। इतना पार्ट इन्होंने किसी और पावर से नहीं ले पाया भारत का। तो इस चीज़ को समझ पा रहे हो ना कि मराठों से इन्होंने इंडिया को हथियाया है ब्रिटिशर्स ने। तो ये जो मिथ होता है ज़्यादातर, वो चीज़ ये होती है कि मुग़ल एम्पायर से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को हड़पा था, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक जानकारी यहाँ पर दी गई है कि नाना फडणवीस जो थे, ये नाना फडणवीस कौन थे, ये पेशवास के अंडर में ही काम करते थे, एक ऑफिशियल थे, एक अधिकारी थे, नाना फडणवीस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहला पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाया। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत के लेवल पर, एंटी ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और अलायंस यानी कि एक ग्रुप जिसमें कई सारे लोगों को इन्होंने एकजुट किया, ठीक है। तो इन्होंने पहला ऐसा ब्रिटिशर्स के खिलाफ ग्रुप बनाया था, इसी के लिए इन्हें बोला जाता है, ये नाना फडणवीस ने काम किया था पहला ऐसा ग्रुप बनाने का। इन्होंने जो इनकी ओल्ड एडवर्सरीज थी, एडवर्सरीज यानी कि जो विरोधी थे, जो जिनसे इनकी लड़ाई वगैरह चलती रहती थी, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है मैसूर का हैदर अली और हैदराबाद का निज़ाम। ये निज़ाम क्या है, ये निज़ाम भी एक टाइटल है। जैसे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान था, यहाँ पर मराठों में छत्रपति थे, वैसे ही हैदराबाद का जो राजा बनता था वो निज़ाम होता था, उसे हम निज़ाम कहते थे। तो ये लोग थे इनके विरोधी, मराठों के विरोधी। लेकिन नाना फडणवीस की इनके काम की वजह से इन लोगों को भी इस अलायंस में मिला लिया जाता है। इस प्रयास में, एंडेवर यानी कि इस प्रयास में इन लोगों को भी इकट्ठा किया जाता है, यूनाइट किया जाता है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लड़ाई की जाती है, जो कि एंग्लो मराठा वॉर्स आगे चलकर होती हैं, वो इसी अलायंस की हेल्प से ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मैसूर वाला एरिया अगर दिखाऊं तो ये आपको दिखेगा, ये है मैसूर, ठीक है, ये मैसूर वाला एरिया है। और इसके ऊपर यहाँ पर ये पूरा का पूरा हैदराबाद का एरिया है, जिसे निज़ाम की टेरिटरी भी बोलते हैं। ये पेशवा की टेरिटरी थी, यहाँ पर पेशवा रूल कर रहा था, क्लियर। इधर की तरफ जो है वो जिंजी वगैरह थे, समझ गए ना। तो इस वाले पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को इकट्ठा किया था नाना फडणवीस ने, यूनाइट किया था, एकजुट किया था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी थी। तो ये आपको एक म्यूरल देखने को मिल जाएगा। म्यूरल मतलब क्या होता है, दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाती है, तो वो चीज़। इसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर है, ये बैठा हुआ है, ये सरेंडर कर रहा है बिफोर नाना फडणवीस एंड महादजी शिंदे आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। पहली जो एंग्लो मराठा वॉर हुई है उसके बाद में ये सरेंडर कर रहा है कि अब हम युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो जाती है कि छत्रपति शिवाजी के बाद मराठों में क्या हुआ, ठीक है। धीरे धीरे मराठे जो है वो पूरे भारत में फैलते हैं, लेकिन उनमें भी डिसयूनिटी होने लगती है, एकजुटता खत्म होने लगती है और एट द एंड ब्रिटिशर्स मराठों को हरा देते हैं और उसके बाद में ब्रिटिश कंट्रोल हो जाता है पूरे के पूरे भारत पर। और यहाँ से कहानी शुरू होती है कॉलोनियल इंडिया की। अब ब्रिटिशर्स पूरे भारत को लूटने का काम करेंगे, भारत को जो है वो पूरा का पूरा गरीब बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो जाती है पूरे के पूरे मराठा एम्पायर की। अब इनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनका प्रशासन कैसा था, क्या क्या सिस्टम थे उसमें, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट्स में मेंशन कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक care and keep learning.